नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नेट हिंदी विद कावेरी में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कल आपको प्रकरण 3 का भाग 2 पढ़ाऊंगी, तो मैं आ गई भाग 2 लेकर। इससे पहले हम लोगों ने देश भाषा काव्य प्रकरण 3 पहला पढ़ा है और आज हम लोग प्रकरण 3 का ही भाग दूसरा पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा इसमें भाग करके डिवाइड नहीं किया हुआ है, हाँ, हम लोगों ने उसको अपने पढ़ाई के सुविधा अनुसार 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि प्रकरण 3 काफ़ी लंबा है, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है बताना समझाना, इसलिए मैंने इसका दूसरा भाग भी लेकर आया है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा देश भाषा काव्य, और देश भाषा काव्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से यहाँ छंदों का व्यवहार होता था, किस में कौन सा छंद पाया जाता था, किस तरह का काव्य सुनाया जाता था, और राज्य सभाओं में राजाश्रित कवि किस प्रकार की कविताएं और राजाओं के वीर और पराक्रम के लिए सुनाया करते थे। तो अब आगे देखते हैं, इसमें चारण और भट्ट की भी बातें आई थी। तो अब देखते हैं इसमें गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर जो बातें आई थी वो सारे कुछ हम लोगों ने इसमें देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब देखिए, समय बदलाव हो रहा है। शुरुआत में क्या होता था कि राजाओं के सभा में, यहाँ पर राजा का नाम भी दिया हुआ है, हालांकि सिर्फ राजा भोज की सभा में होकर ऐसा नहीं होता था। वो सारे प्रसिद्ध जो राजाओं थे उन लोग के समक्ष, उनके सभा में खड़े होकर जो हमारे कवि थे उनके गुणगान उनका किया करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब क्या है, तो राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। यानी सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, है ना। न तो राजसभाओं में खड़े होकर दानशीलता के लिए लंबा चौड़ा वर्णन और लाखों रुपये पाने के लिए कवि का वहाँ पर कोई बात हो रहा था, और न राज दरबार में शास्त्रार्थों की कोई बात रह गई थी, और पांडित्य के चमत्कार पर भी पुरस्कार का विधान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। अब देखिए, यहाँ पर बातें हो रही है कि धीरे धीरे राजा भोज के सभा में खड़े होकर पुरस्कार पाने वाले, लाखों रुपये पाने वाले कवि, पांडित्य का चमत्कार दिखाकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का धीरे धीरे जो था वो खत्म हो रहा था समय। अब क्या आ गया था, तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था। रण क्षेत्र में भी वो लोग चले जाते थे, कौन, भाट और चारण, और वहां जाकर उनका उत्साह भरते थे, वही सम्मान पाते थे। आगे देखते हैं, इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति, समृद्ध का सामुदायिक क्या लिखा है, हाँ, समृद्ध का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। एक मिनट दोस्तों। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्ध का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। वही वीरगाथात्मक काव्य की बातें हो रही है, वीरगाथा काल की बातें हो रही है ना, कि उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। जो वीर काव्य, वीरोल्लास बातें
करते थे उन्हीं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं। अब देखिए, वीर गाथात्मक को दो रूपों में पाते हैं। कौन पाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में, दोनों के रूप में। आगे देखते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में, दोनों के रूप में वीरगाथा को देखा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्य का ही उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, फुटकर रचनाओं को विचार छोड़ दिया गया है। इस जो वीरगाथात्मक काव्य है उसमें फुटकर रचनाएं को छोड़ दिया गया है, वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया गया है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा। अब देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग क्या था? तो युद्ध और प्रेम। वैसे ही यहाँ भी था, मतलब यूरोप जैसा ही था, युद्ध और प्रेम का प्रसंग था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या का हर कर लाना वीरों के गौरव का अभिमान का काम माना जाता था। ये देशभाषा काव्य में ही आ रहा है सारा, है ना। वीरगाथात्मक काव्य की बातें हो रही है। उस समय क्या होता था? तो दूसरे राज्य से अपने प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या का हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था। अब जहाँ पर कन्या का हरण हो रहा है तो श्रृंगार की बातें तो आएगी, पर गौण रूप में प्रधान रस और वीर रस ही रहता था। ध्यान देने वाली बात है कि वीरगाथात्मक काव्य में श्रृंगार का थोड़ा मिश्रण रहता था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। प्रधान रस कौन था? तो वीर रस। प्रधानता जिसकी थी वो वीर रस की थी, वीरगाथात्मक काव्य की थी। श्रृंगार केवल सहायक रूप में रहता था, यानी कि वीरगाथा काल में श्रृंगार जो रस था केवल सहायक रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। अब देखिए, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर, यानी कि राजनीतिक कारण से युद्ध हो रहा है जरूर, लेकिन वहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था उसके बदले? तो कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके, कोई रूपवती स्त्री कन्या का रूपों का कल्पना करके वहाँ पर रचना की जाती थी। ठीक है, जैसे शहाबुद्दीन क्या है, एक उदाहरण उन्होंने दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है ना। आपने भी सुना होगा साहबुद्दीन और पृथ्वीराज की जो लड़ाई हुई थी वो एक सुंदर रूपवती कन्या के लिए ही हुई थी। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। वह हम्मीर रासो आपने सुना होगा, हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। कैसा कारण? तो रूपवती कन्या के लिए चढ़ाई। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। आगे देखते हैं, ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। अब देखिए, वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। कौन को रूप में? प्रबंध के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर गाथा जिसको इंग्लिश में हम लोग बैलेट्स बोलते हैं, तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में वीर गाथाएं मिलती हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। अब ध्यान देने की बात है कि साहित्यिक प्रबंध कौन कहलाएगा? तो पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुराने पुस्तक कौन सा है? तो विशलदेव रासो। अब देखिए, ये ध्यान देने की बात है और आप इसको नोट भी कर लेंगे कि साहित्यिक जो हमारी रूप है, जो वीर गाथाएं की दो रूप मिलती है, उसमें प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में कौन मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत के रूप में जो हमें सबसे पुराने पुस्तक मिलते हैं वो कौन सा है? तो विशलदेव रासो, है ना।
आगे देखते हैं। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। अभी यह आल्हा की बात हो रही है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तरी भारत में जो ये आल्हा गाया जाता है, ये बरसात के दिनों में गाया जाता है। एक बार ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पढ़ाने के क्रम में ये चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वीरकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती है या उल्लेख मात्र पाया जाता है। अब वीरकाल के कुछ ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं। प्रतियाँ मतलब छिटपुट उनकी जो कुछ अवशेष मिल रहे हैं, या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं, यानी कि वीरकाल की जो उल्लेखित रचनाएं हैं उसको रासो कहते हैं। रासो काव्य की रचना जो है वो वीरगाथात्मक ही होती है। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं। कुछ लोग इस शब्द का रहस्य यानी रासो का जो अर्थ बताते हैं, कुछ लोग उसका रहस्य से संबंध बताते हैं। पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। यानी कि विशलदेव रासो को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रसायन शब्द का बार बार जिक्र हुआ है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते रासो हो गया, यानी कि रसायन शब्द से रासो शब्द का निर्माण हो गया। अगला जो हमारा रचना है कवि, उसके कवि जो है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ खुमान रासो की बात हो रही है, तो संबत 910 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। अब यहाँ पे देखना है कि चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। अब पूछा जाएगा कि खुमान रासो का वर्णन किसने किया है, तो कर्नल टॉड ने। ठीक है, उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा भी कहा गया है के पीछे खुम्मान गद्दी पर बैठा, यानी कि काल भोज के बाद खुम्मान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा आल-मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्मान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्मन ने 24 युद्ध किए, यानी कि खुम्मन ने कितने युद्ध किए, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 युद्ध किए। विक्रम संवत 969 से 993 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा जान पड़ता है। अब स्पष्ट है कि जो खुमान रासव है वो दलपति विजय के द्वारा लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो दलपति विजय नामक कवि के रचित, यानी दलपत विजय नामक कवि जो है वो खुमान रासव की रचना किया है। पर इस समय खुमान रासव की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, पूरा नहीं है, और इसमें महाराणा प्रताप सिंह का तक का वर्णन है। काल भोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उनके वंश का जो परंपरा कैसे चली वो लिखा हुआ है। काल भोज सबसे पहले, फिर खुमान, मत्तट, भर्तृपट्ट, सिंह, खुमान, महायक, खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से लेकर 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपट्ट के समय के 2 शिलालेख जो हैं वो ये विक्रम संवत में मिले हैं। 999 से लेकर 1000 तक में मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। यह सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो आप इसको
स्क्रीनशॉट इसका लेकर आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा कवि जो रासो का है, विसलदेव रासो को देखते हैं। विसलदेव रासो नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसलदेव का समकालीन था। अब देखिए नरपति नाल कवि जो है वो विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसलदेव का समकालीन था। विसलदेव नामक जो राजा थे उनके वो समकालीन था, नरपति नाल है। कदाचित यह राजकवि था, यानी कि राजाश्रित कवि है ये भी। इसने विसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों वाला ग्रंथ लिखा, यानी कि विसलदेव के प्रशंसा में इन्होंने विसलदेव रासो की रचना की। और इसके रचनाकार कौन है, किसने की, तो नरपति नाल, याद रखना है। और नरपति नाल कितने पृष्ठों का एक ग्रंथ है, तो 100 पृष्ठों का ग्रंथ है, जो वीर गीत के रूप में है। और इसमें वीर गीत है, इसमें भी राजाओं का पराक्रम का उल्लेख होगा। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ ग्रंथ में कब ये ग्रंथ बना इसका कुछ इशारा किया हुआ है। 12 से 72 मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये भी कभी कभी लाइन पंक्ति पूछ देता है एग्जाम में कि किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 1272 मझारी ये जो लाइन पंक्ति है ये विसलदेव रासो से लिया गया है। और ये विसलदेव रासो जो है नरपति नाल कवि के द्वारा लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, विसलदेव रासो के बारे में थोड़ा हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि विसलदेव रासो से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ 1272 मझारी का यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा, है ना। 1212 गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नौमी को बुधवार ही पड़ता है। यहाँ पर दिन भी दिया हुआ है, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नौमी तिथि और बुधवार 1272 संवत। आगे देखते हैं, कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। कवि ने अपने जो रासो ग्रंथ है उसमें सिर्फ वर्तमान काल का ही प्रयोग हुआ है, जिससे वह विसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विसलदेव भी कहा गया है, का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है 1210 और 1220। विसलदेव रासो में 4 खंड हैं। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि विसलदेव रासो में कितने खंड हैं, तो 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है, यहाँ उल्लेखित है कि विसलदेव रासो का जो कथा है यहाँ पर 4 खंडों में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि किसमें क्या है। देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए VVI करके भी रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विसलदेव का विवाह होना, है ना। जो विसलदेव थे वो कहाँ के थे, तो सांभर के थे। और मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन थी, राजमती। दूसरा में अब पहला में इन लोगों का विवाह का बात हुआ है, विवाह की बातें हो रही है। खंड 2 में विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 2 में जो बातें आई हैं वो है कि विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना, यानी विसलदेव जो है वो राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं और वहाँ कहाँ कितने दिनों तक रहते हैं, तो 1 वर्ष तक। खंड 3 में आया है कि राजमती का विरह वर्णन तथा विसलदेव का उड़ीसा से लौटना। अब यहाँ पर विरह वर्णन यहाँ पर हो रहा है राजमती का, और विसलदेव भी उड़ीसा से लौट गए हैं। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये चारों आपको ध्यान में रखना होगा। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का सामायिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है। इसमें अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बस यही है कि विसलदेव रासो कितने खंडों में है, और ये जो पंक्ति है विसलदेव रासो की वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विसलदेव रासो की जो रचना है किसके द्वारा की गई है। हालांकि थोड़ा ही बचा है, इसको देख लेते हैं।
हाँ, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है। अब यहाँ दिया हुआ है कि विशलदेव रासव जो है वो घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। प्रश्न पूछ सकता है कि विशलदेव रासव जो काव्य है वो घटनात्मक काव्य है या वर्णनात्मक। तो यहाँ स्पष्ट शुक्ल जी ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, कल्पना प्रसूत, कल्पना की गई बातें लग रही हैं। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अब देखिए, विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है ना। इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 वर्ष पहले ही जब धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, तो उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत हो सकती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासव में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग अब रहने देते हैं, समाप्त करते हैं हम अपना प्रकरण 3। और प्रकरण 3 अब खत्म ही हो चुका है। अब कुछ ज़्यादा है नहीं प्रकरण 3 में। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो महत्वपूर्ण था, वो खत्म हो चुका है। अब इसका एक भाग और मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं उसका एक भाग और बना दूंगी, जिसमें कि चंद्रवरदाई की बातें हुई है ना। चंद्रवरदाई, विशलदेव रासव तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चंद्रवरदाई के बारे में जो पृथ्वीराज रासव का जो लेखक हैं चंद्रवरदाई, उनकी बातें हुई है प्रकरण 3 में, और उनका वंशाक्रम दिखाया गया है, देख लेंगे उसको भी थोड़ा बहुत। और जगनिक और श्रीधर की बातें हुई है, तो उनको हम लोग इकट्ठा करके एक जगह देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और नोट तैयार करते रहिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना तो सब कुछ असंभव है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नेट हिंदी विद कावेरी में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कल आपको प्रकरण 3 का भाग 2 पढ़ाऊंगी, तो मैं आ गई भाग 2 लेकर। इससे पहले हम लोगों ने देशभाषा काव्य प्रकरण 3 पहला पढ़ा है, और आज हम लोग प्रकरण 3 का ही भाग दूसरा पढ़ेंगे। मतलब जो हमारा इसमें भाग करके डिवाइड नहीं किया हुआ है, हम लोगों ने उसको अपने पढ़ाई के सुविधा अनुसार 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि प्रकरण 3 काफ़ी लंबा है, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है बताना समझाना, इसलिए मैंने इसका दूसरा भाग भी लेकर आया है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा देशभाषा काव्य, और देशभाषा काव्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से यहाँ छंदों का व्यवहार होता था, किस में कौन सा छंद पाया जाता था, किस तरह का कविता काव्य सुनाया जाता था, और राज्य सभाओं में राजाश्रित कवि किस प्रकार की कविताएं राजाओं के वीर और पराक्रम के लिए सुनाया करते थे। तो अब आगे देखते हैं, इसमें चारण और भट्ट की भी बातें आई थी। तो अब देखते हैं इसमें गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर जो बातें आई थी, वो सारा कुछ हम लोगों ने इसमें देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं, राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब देखिए, समय बदलाव हो रहा है। शुरुआत में क्या होता था कि राजाओं के सभा में, यहाँ पर राजा का नाम भी दिया हुआ है, हालांकि सिर्फ राजा भोज की सभा में होकर ऐसा नहीं होता था। वो सारे प्रसिद्ध जो राजाओं थे, उन लोग के समक्ष, उनके सभा में खड़े होकर जो हमारे कवि थे
उनके गुणगान उनका किया करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब क्या है, तो राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। यानी सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था, है ना। न तो राजसभाओं में खड़े होकर दानशीलता के लिए लंबा चौड़ा वर्णन और लाखों रुपये पाने के लिए कवि का वहाँ पर कोई बात हो रहा था, और न राज दरबार में शास्त्रार्थों की कोई बात रह गई थी। और पांडित्य के चमत्कार पर भी पुरस्कार का विधान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। अब देखिए यहाँ पर बातें हो रही है कि धीरे धीरे राजा भोज के सभा में खड़े होकर पुरस्कार पाने वाले, लाखों रुपये पाने वाले कवि, पांडित्य का चमत्कार दिखाकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का धीरे धीरे जो था वो खत्म हो रहा था समय। अब क्या आ गया था, तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था। रण क्षेत्र में भी वो लोग चले जाते थे, कौन, भाट और चारण, और वहां जाकर उनका उत्साह भरते थे, वही सम्मान पाते थे। आगे देखते हैं। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति, समृद्ध का सामुदायिक क्या लिखा है, हाँ, समृद्ध का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। एक मिनट दोस्तों। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्ध का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। वही वीरगाथात्मक काव्य की बातें हो रही है, वीरगाथा काल की बातें हो रही है ना, कि उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। जो वीर गाथा, वीर काव्य, वीरोल्लास बातें करते थे, उन्हीं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं। अब देखिए, वीर गाथात्मक को दो रूपों में पाते हैं। कौन पाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में, दोनों के रूप में। आगे देखते हैं। मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में, दोनों के रूप में वीरगाथा को देखा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्य का ही उल्लेख किया जाता है। अब देखिए, फुटकर रचनाओं को विचार छोड़ दिया गया है। इस जो वीरगाथात्मक बात काव्य है उसमें फुटकर रचनाएं को छोड़ दिया गया है, वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया गया है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा। अब देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग क्या था, तो युद्ध और प्रेम। वैसे ही यहाँ भी था, मतलब यूरोप जैसा ही था, युद्ध और प्रेम का प्रसंग था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या का हर कर लाना वीरों के गौरव का, अभिमान का काम माना जाता था। ये देशभाषा काव्य में ही आ रहा है सारा, है ना। वीरगाथात्मक काव्य की बातें हो रही है। उस समय क्या होता था, तो दूसरे राज्य से अपने प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या का हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था। अब जहाँ पर कन्या का हरण हो रहा है तो श्रृंगार की बातें तो आएगी, पर गौण रूप में प्रधान रस और वीर रस ही रहता था। ध्यान देने वाली बात है कि वीरगाथात्मक काव्य में श्रृंगार का थोड़ा मिश्रण रहता था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। प्रधान रस कौन था, तो वीर रस, प्रधानता जिसकी थी वो वीर रस की थी, वीरगाथात्मक काव्य की थी। श्रृंगार केवल सहायक रूप में रहता था, यानी कि वीरगाथा
काल में श्रृंगार जो रस था केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। अब देखिए, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर, यानी कि राजनीतिक कारण से युद्ध हो रहा है जरूर, लेकिन वहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था उसके बदले? तो कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके, कोई रूपवती स्त्री कन्या का रूपों का कल्पना करके वहाँ पर रचना की जाती थी। ठीक है, जैसे शहाबुद्दीन क्या है, एक उदाहरण उन्होंने दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है ना। आपने भी सुना होगा शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज की जो लड़ाई हुई थी वो एक सुंदर रूपवती कन्या के लिए ही हुई थी। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। वह हम्मीर रासो आपने सुना होगा। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। कैसा कारण? तो रूपवती कन्या के लिए चढ़ाई। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। आगे देखते हैं। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। अब देखिए, वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। कौन कौन रूप में? प्रबंध के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर गाथा जिसको इंग्लिश में हम लोग बैलेट्स बोलते हैं। तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में वीर गाथाएं मिलती हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। अब ध्यान देने की बात है कि साहित्यिक प्रबंध कौन कहलाएगा? तो पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुराने पुस्तक कौन सा है? तो विशलदेव रासो। अब देखिए, ये ध्यान देने की बात है और आप इसको नोट भी कर लेंगे कि साहित्यिक जो हमारी रूप है, जो वीर गाथाएं की दो रूप मिलती है, उसमें प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में कौन मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। और वीर गीत के रूप में जो हमें सबसे पुराने पुस्तक मिलते हैं वो कौन सा है? तो विशलदेव रासो, है ना। आगे देखते हैं। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। अभी ये आल्हा की बात हो रही है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तरी भारत में जो ये आल्हा गाया जाता है ये बरसात के दिनों में गाया जाता है। एक बार ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पढ़ाने के क्रम में ये चीज़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किताब में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती है या उल्लेख मात्र पाया जाता है। अब वीर काल के कुछ ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं। प्रतियाँ मतलब छिटपुट उनकी जो कुछ अवशेष मिल रहे हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं, यानी कि वीर काल की जो उल्लेखित रचनाएं हैं उसको रासो कहते हैं। रासो काव्य की रचना जो है वो वीर गाथात्मक ही होती है। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं। कुछ लोग इस शब्द का रहस्य यानी रासो का जो अर्थ बताते हैं, कुछ लोग उसका रहस्य से संबंध बताते हैं। पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, यानी कि विशलदेव रासो को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रसायन शब्द का बार बार जिक्र हुआ है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते रासो हो गया, यानी कि रसायन शब्द से रासो शब्द का निर्माण हो गया। अगला जो हमारा रचना है उसके कवि जो है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ खुमान रासो की बात हो रही है। तो संवत 910 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। अब यहाँ पे देखना है कि चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। अब पूछा जाएगा कि खुमान रासो का वर्णन किसने किया है?
तो कर्नल टॉड ने। ठीक है, उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा भी कहा गया है के पीछे खुम्मान गद्दी पर बैठा, यानी कि काल भोज के बाद खुम्मान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा आल-मामू ने चित्तौर पर चढ़ाई की। खुम्मान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौर की रक्षा हो गई। खुम्मन ने 24 युद्ध किए, यानी कि खुम्मन ने कितने युद्ध किए यहाँ पर लिखा हुआ है 24 युद्ध किए। विक्रम संवत 969 से 993 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा जान पड़ता है। अब स्पष्ट है कि जो खुमान रासव है वो दलपति विजय के द्वारा लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो दलपति विजय नामक कवि के रचित, यानी दलपत विजय नामक कवि जो है वो खुमान रासों की रचना किया है। पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, पूरा नहीं है, और इसमें महाराणा प्रताप सिंह का तक का वर्णन है। काल भोज से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उनके वंश का जो परंपरा कैसे चली वो लिखा हुआ है। काल भोज सबसे पहले, फिर खुमान, मत्तट, भर्तृपट्ट, सिंह, खुमान, महायक, खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत 791 से लेकर 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भर्तृपट्ट के समय के 2 शिलालेख जो हैं वो ये विक्रम संवत में मिले हैं, 999 से लेकर 1000 तक में मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, यह सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेकर आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा कवि जो रासो का है, विसलदेव रासो को देखते हैं। विसलदेव रासो नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसलदेव का समकालीन था। अब देखिए नरपति नाल कवि जो है वो विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विसलदेव का समकालीन था। विसलदेव नामक जो राजा थे उनके वो समकालीन था, नरपति नाल है। कदाचित यह राजकवि था, यानी कि राजाश्रित कवि है ये भी। इसने विसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों वाला ग्रंथ लिखा, यानी कि विसलदेव के प्रशंसा में इन्होंने विसलदेव रासो की रचना की। और इसके रचनाकार कौन है, किसने की, तो नरपति नाल, याद रखना है। और नरपति नाल कितने पृष्ठों का एक ग्रंथ है, तो 100 पृष्ठों का ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में है। और इसमें वीर गीत है, इसमें भी राजाओं का पराक्रम का उल्लेख होगा। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया हुआ है, देखिए इसमें कुछ ग्रंथ में कब ये ग्रंथ बना इसका कुछ इशारा किया हुआ है। 12 से 72 मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये भी कभी कभी लाइन पंक्ति पूछ देता है एग्जाम में कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 1272 मझारी ये जो लाइन पंक्ति है ये विसलदेव रासो से लिया गया, और ये विसलदेव रासो जो है नरपति नाल कवि के द्वारा लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, विसलदेव रासो के बारे में थोड़ा हम लोगों को जानना पड़ेगा क्योंकि विसलदेव रासो से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ 1272 मझारी का यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा, है ना। 1212 गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नौमी को बुधवार ही पड़ता है। यहाँ पर दिन भी दिया हुआ है, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नौमी तिथि और बुधवार 1272 संवत। आगे देखते हैं, कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है।
कवि ने अपने जो रासो ग्रंथ है उसमें सिर्फ वर्तमान काल का ही प्रयोग हुआ है, जिससे वह विशलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशलदेव भी कहा गया है, का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है 1210 और 1220। विशलदेव रासो में 4 खंड हैं। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि विशलदेव रासो में कितने खंड हैं, तो 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूँ है, यहाँ उल्लेखित है कि विशलदेव रासो का जो कथा है यहाँ पर 4 खंडों में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि किसमें क्या है। देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए VVI करके भी रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशलदेव का विवाह होना, है ना। जो विशलदेव थे वो कहाँ के थे, तो सांभर के थे। और मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन थी, राजमती। दूसरा में अब पहला में इन लोगों का विवाह का बात हुआ है, विवाह की बातें हो रही है। खंड 2 में विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 2 में जो बातें आई हैं वो है कि विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना, यानी विशलदेव जो है वो राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं और वहाँ कहाँ कितने दिनों तक रहते हैं, तो 1 वर्ष तक। खंड 3 में आया है कि राजमती का विरह वर्णन तथा विशलदेव का उड़ीसा से लौटना। अब यहाँ पर विरह वर्णन यहाँ पर हो रहा है राजमती का, और विशलदेव भी उड़ीसा से लौट गए हैं। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये चारों आपको ध्यान में रखना होगा। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का सामायिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है। इसमें अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बस यही है कि विशलदेव रासो कितने खंडों में है, और ये जो पंक्ति है विशलदेव रासो की वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विशलदेव रासो की जो रचना है किसके द्वारा की गई है। हालांकि थोड़ा ही बचा है, इसको देख लेते हैं। हाँ, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है। अब यहाँ दिया हुआ है कि विशलदेव रासो जो है वो घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। प्रश्न पूछ सकता है कि विशलदेव रासो जो काव्य है वो घटनात्मक काव्य है या वर्णात्मक। तो यहाँ स्पष्ट है, शुक्ल जी ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, कल्पना की गई बातें लग रही हैं। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अब देखिए, विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है ना। इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 वर्ष पहले ही जब धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, तो उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत हो सकती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग अब रहने देते हैं, समाप्त करते हैं हम अपना प्रकरण 3। और प्रकरण 3 अब खत्म ही हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा है नहीं प्रकरण 3 में। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो महत्वपूर्ण था वो खत्म हो चुका है। अब इसका एक भाग और मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं उसका एक भाग और बना दूंगी, जिसमें कि चंद्रवरदाई की बातें हुई है ना। चंद्रवरदाई, विशलदेव रासो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो चंद्रवरदाई के बारे में जो पृथ्वीराज रासो का जो लेखक हैं चंद्रवरदाई, उनकी बातें हुई है प्रकरण 3 में, और उनका वंशाक्रम दिखाया गया है, देख लेंगे उसको भी थोड़ा बहुत। और जगनिक और श्रीधर की बातें हुई है, तो उनको हम लोग इकट्ठा करके एक जगह देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए।
और नोट तैयार करते रहिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना तो सब कुछ असंभव है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।